ठीक है, कल हम लोग चर्चा किए थे शुक्र जनक नलिका के ऊपर। किसके ऊपर? शुक्र जनक नलिका के ऊपर। अब इसका हम पिक्चर भी यानी फोटो भी बनाए थे, इसका चित्र कैसे बनता है बताए थे, उसी को फिर से हम बता दे रहे हैं आज। ठीक है, रिवाइज करा दे रहे हैं। दो शुक्र जनक नलिका था, कल बनाए। चलिए, ये क्या है? शुक्र जनक नलिका है। ये क्या है? शुक्र जनक नलिका है। देखिए, शुक्र जनक नलिका के बाहर एक और अस्तर मिल रहा था। क्या मिला था जी? एक और अस्तर मिल रहा था, लेयर मिल रहा था, जिसका नाम था ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या नाम था जी? ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, इसका क्या नाम है? ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, ट्यूनिका प्रोप्रिया। देखिए, ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या है? तो ट्यूनिका प्रोप्रिया जो है एक कवच का एक लेयर कह सकते हैं, एक परत है जो शुक्रजनक नलिका को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है जी? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक आपको परत दिखाई दे रही है, ये वाला जिससे बनाए, इसको बोलते हैं जनन उपकला। अब देखिए, उपकला क्या बोलते हैं नाम जी? जनन उपकला। देख, जब इसका स्टडी कीजिएगा, आंतरिक स्टडी कीजिएगा, तो जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं दिख रही थी। कितने बड़े कोशिकाएं मिले थे जी? दो प्रकार की कोशिकाएं मिल रही थी। एक बड़ी कोशिका थी, एक छोटी कोशिका थी। जो सबसे जो बड़ी कोशिका जो बना रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं जी? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, कोई दिक्कत? सर्टोली कोशिका। अब इस सर्टोली कोशिका के अलावा सर्टोली कोशिका जो है वो जनन उपकला के आधार पे मिल रही थी। कहाँ मिल रही थी जी? आधार मतलब बेस बोलते हैं। ठीक है, आधार पे मिल रही थी। और इसके अलावा, किसके अलावा जी? ये सर्टोली कोशिका के अलावा कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं भी मिल रही थी। किस पे? जनन उपकला पे। ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो दिखाई दे रही है कोशिका है। क्या है? कोशिका है। अब ये छोटी जो कोशिका है, इसका क्या नाम है? यही मेन है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कोशिका, जो छोटी वाली जो कोशिका है, इसको बोलते हैं जर्म कोशिका बोलते हैं। यही कोशिका आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करती है। तो कोई कहे कि कौन सी कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, तो वो जर्म कोशिका ही है जो आगे चलकर किसका निर्माण करती है जी? शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए, दो शुक्रजनक नलिका के बीच में कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है आपको। तो खाली स्थान में कुछ कोशिकाएं मिल रही थी। कुछ कोशिकाएं अर्जेंट होती है, कुछ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, जो प्रतिरक्षा का भी काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको कोशिका दिखाई दे रही है, इस कोशिका को क्या नाम देते हैं? तो इस कोशिका को हम लोग बोलेंगे लीडिंग कोशिका। क्या बोलेंगे जी? लीडिंग कोशिका। अंतराली कोशिका भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी? अंतराली कोशिका बोलते हैं। अब अंतराली कोशिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीच में है। कहाँ है? बीच में। अंतराली मतलब, अंतर मतलब दो शुक्रजनक नलिका के बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसी को हम लोग को कौन लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में शुक्राणु कब बनना प्रारंभ होता है, कैसे, कि कौन सा कितने वर्ष में बनना प्रारंभ होता है, उसके बारे में जानते हैं, कैसे प्रक्रिया चलती है। उसके लिए नहीं,
ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं हम, ताकि यहाँ हमको थोड़ा जगह चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मस्तिष्क का भाग होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, सुने होंगे आप लोग। ये सब कल हम बताए थे, डिटेल में कल हम बताए थे। देखिए हाइपोथैलेमस क्या, एक मस्तिष्क का भाग, इससे एक ग्रंथि जुड़ा होता है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम होता है जी? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि में दो भाग आपको नजर आ रहा होगा। एक है कि आपको हाइपोथैलेमस से पूरा जुड़ा हुआ है, एक क्या है कि हाइपोथैलेमस से सेपरेट है, अलग है। तो जो अलग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जुड़ा हुआ है जी? नहीं जुड़ा हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ना, ये अलग सेपरेट हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं अग्रभाग। क्या बोलेंगे जी? अग्रभाग। अग्र पिट्यूटरी भाग बोले, अग्रभाग बोलते हैं, पिट्यूटरी का अग्रभाग है। और ये कौन सा भाग हो जाएगा? पश्च भाग। पश्च मतलब बाद वाला, ठीक है, पीछे वाला। अब देखिए कैसे होता है। अब देखिए जब कोई नर 12 से 14 वर्ष का होता है, कितना वर्ष का होता है जी? 12 से 14 वर्ष का होता है, तो उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है जी? एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है, आपको बता दें हम, GnRH। क्या हार्मोन होता है जी? GnRH। मान लीजिए कि हम एक नर हैं, जब हमारा उम्र 12 से 14 साल हुआ, तो हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम GnRH है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन जाकर पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है जी? प्रेरित कर रहा है, यानी मुक्का मार रहा है। मुक्का मारने का मीन्स ये है कि प्रेरित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है कि तुम भी कुछ निकालो। तो जब इसको उत्तेजना मिलती है अग्रभाग को पीयूष ग्रंथि के, तो ये यहाँ से दो प्रकार का हार्मोन रिलीज करती है, जिसका एक जो नाम है FSH, दूसरा LH। क्या नाम है जी? FSH और LH। इतनी बात समझ आ रही ना? ये क्योंकि कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। देखिए अब क्या होता है, अब देखिए हमारे मस्तिष्क में क्या, जो हाइपोथैलेमस भाग है, जो उसने हाइपोथैलेमस क्या किया? GnRH हार्मोन को रिलीज किया। अब ये हार्मोन क्या किया? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को उत्तेजित करता है। वहां से फिर दो प्रकार का हार्मोन निकलता है। दो प्रकार का हार्मोन सिर्फ कहने का मतलब है सिर्फ ये जनन के लिए आवश्यक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। और भी प्रकार का हार्मोन निकलता है, ऐसी नहीं है, लेकिन मेन हम लोग को दो ही हार्मोन यहाँ पे जानना है, इसलिए हम दो ही हार्मोन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो हार्मोन हमारे कहाँ है जी? मस्तिष्क में है। कहाँ है? मेरे मस्तिष्क में है। अब यहाँ से उसको कहाँ आना है जी? वृषण में आ रहा है। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? वृषण के बारे में पढ़ रहे हैं। शुक्रजनक नलिका कहाँ है? वृषण के अंदर है। तो वहां आप आने के लिए क्या है? वहां आने के लिए क्या है कि जो हार्मोन जो निकला है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकला है, वो हार्मोन क्या होगा कि वो ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? वृषण में पहुंचेगा। मान आपको देख लीजिए कि यहाँ पे हार्मोन पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है जी? शुक्रजनक नलिका के पास पहुंच चुका है। अब क्या काम है यहाँ? अब इसका देखिए मैकेनिज्म देखिए। अब देखिए यहाँ से ये जो LH जो हार्मोन है, LH हार्मोन, ये क्या करता है? लीडिंग कोशिका को उत्प्रेरित करता है। किसको उत्प्रेरित करता है? लीडिंग कोशिका को उत्प्रेरित करता है। तो लीडिंग कोशिका कुछ इस प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है। अब कहिए सर ये हार्मोन कौन? देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए कि एक हार्मोन आता है और फिर उसको उत्तेजित करता है, लीडिंग कोशिका, फिर हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन आके फिर हार्मोन ही रिलीज करा रहा है। तो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम आपको बता दें हम, टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है जी? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन है। क्या है जी? हार्मोन है। यही हार्मोन मेन है। यही हार्मोन आपको आपके शरीर में दो काम करता है। तो इसका मेन हम दो काम आपको बता देते हैं। देखिए टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन का दो काम है। कितना है बाबू? दो मुख्य काम होता है नर के शरीर में। किसके शरीर में जी?
नर के शरीर में, मादा के शरीर में नहीं, नर के शरीर में अगर कोई बोले टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन है। कैसा हार्मोन है जी? नर हार्मोन है। इसका दो काम ये है कि नर में, किसमें जी? नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करता है। क्या करता है जी? द्वितीय लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करता है। दूसरा इसका काम है कि नर में शुक्र जनन प्रक्रिया यानी कहने का मतलब है शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है जी? प्रारंभ होता है। जैसे कोई लड़का कहने का मीन्स सेंस यही है, कोई नर जब 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को प्रेरित करता है और वहां से दो प्रकार का हार्मोन निकलता है, एक आपका SH निकलता है, एक LH निकलता है। अब LH जो हार्मोन आता है वो लीडिक कोशिका को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। किसको उत्प्रेरित करता है? लीडिक कोशिका को उत्प्रेरित करता है और यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जो टेस्टोस्टेरोन है। यही हार्मोन आपका क्या कहलाता है? नर हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? नर हार्मोन। ये हार्मोन का हमारे जीवन में बहुत, नर के लाइफ में बहुत आवश्यक है। ये हार्मोन नहीं हो तो आपके अंदर न द्वितीय लक्षण उत्पन्न होगा और न आप शुक्राणु का, उस नर में शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए, अब कहिएगा सर द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? तो द्वितीय लैंगिक लक्षण का मतलब ये होता है जैसे जब कोई नर 12 से 14 साल का होता है तो उसकी आवाज में अचानक भारी हो जाता है। अचानक क्या होता है? भारीपन आ जाता है। कभी आप मिलाएंगे जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसका आवाज बहुत सुरीला होता है और जैसे वो 12 से 14 वर्ष के आयु में आता है उसका आवाज हमेशा क्या होता है? भारी हो जाता है। लेकिन ये और इसी के साथ मूंछ का आ जाना। कभी किसी बच्चे को देखे हो, नर को देखो कि 10 से 12 से पहले मूंछ आ जाना, दाढ़ी आ जाना, 10-12 के बाद ही नहीं आता, 12 से 14 के बाद ही कोई परिवर्तन आता है। जो शरीर में जो परिवर्तन दिखाई देता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय लक्षण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए, अब हमको समझिए ये टेस्टोस्टेरोन है, बात नहीं कीजिए, ये टेस्टोस्टेरोन है। अब ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है बता दिया है? शुक्राणु बनना प्रारंभ करेगा। शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है यानी शुक्र जनन प्रक्रिया को में भाग लेती है। तो अब देखिए शुक्राणु कहाँ बनेगा? तो शुक्राणु बनता है शुक्रजनक नलिका के अंदर। कहाँ बनता है जी? शुक्रजनक नलिका के अंदर, यानी शुक्रजनक नलिका इसके अंदर बनता है। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन है कहाँ पे है? ये तो आपको दो शुक्रजनक नलिका के बीच में मिल रही है। जिस तरह लेडी कोशिका मिल रही है उस तरह ये भी मिल रही है, मगर इसको जाना कहाँ है जी? अंदर जाना है। अब अंदर तो ये चला नहीं जाएगा, अपने से नहीं जाएगा, इसको तो जाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ले जाने के लिए। अब मान लीजिए एक तरह से देखा जाए ये अपाहिज है, ये अपाहिज है, देखते हैं जिसका पैर हाथ नहीं तो वो अपाहिज किसी का सहारा ही लेके जाता है। उसी तरह कहने का मतलब इस सेंस से इसके पास से ना जाने के लिए कुछ अपना साधन नहीं है, तो साधन प्रोवाइड कराने के लिए क्या होता है समझिए आगे। अब हमारा एक हार्मोन और बच रहा है। ये हार्मोन क्या करता है? जो FSH हार्मोन है, ये हार्मोन आपको सर्टोली कोशिका को उत्प्रेरित करता है। किसको उत्प्रेरित करता है? सर्टोली कोशिका को। बहुत ध्यान से सुनना, किसको उत्प्रेरित करता है? सर्टोली कोशिका। तो अब सर्टोली कोशिका क्या करता है कि सर्टोली कोशिका एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज करता है। कैसे क्या करता है जी? प्रोटीन, जिसका नाम आपको बताए थे ABP। ABP क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखिए ये रिलीज हो गया। अब ये क्या करेगा कि यही प्रोटीन जाकर टेस्टोस्टेरोन को बांधेगा। मान लीजिए कि यहाँ से ये प्रोटीन आया, ठीक है, और इसको बांध लिया, सपोज बांध लिया। अब इसको अंदर ले जाकर कहाँ रिलीज कर दिए? आ गया यहाँ पे, क्या आ गया जी? टेस्टोस्टेरोन आ गया। अब हमारा क्रिया प्रारंभ हो सकता है, शुरू हो सकता है। अब क्या करता है? जब यह हार्मोन जब शुक्रजनक नलिका के अंदर आता है तो क्या करता है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये उत्प्रेरित करेगा किसको? जर्म कोशिका उत्प्रेरित करेगा। चलो हम आ गए, तुम भी काम करो। ये जब उत्प्रेरित करता है, जब ये एक्टिव होता है विभाजन करके, ठीक है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद इस तरह का शुक्राणु बन जाता है। यही पूरी जो घटना है
आप लोग अब शुक्राणु जो बन गया, शुक्राणु बन गया, अब भाई बन गया है तो उसको कोई पोषण तो देने का काम करेगा ना, तो पोषण देने का, शुक्राणु को पोषण देने का काम सर्टोली कोशिका करता है। कौन कोशिका करता है जी? सर्टोली कोशिका करता है। ठीक है, अब देखिए एक आपका सर्टोली कोशिका आ रहा है, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। दूसरा आता है जर्म कोशिका, तीसरा है आपका लीडिक कोशिका, लीडिक कोशिका। हम इसका काम बता रहे हैं, मेन काम क्या है, ये क्या क्या किया है पूरा डिटेल बता देते हैं यहाँ पे। देखिए सर्टोली कोशिका का हमने अभी तक दो काम देखा। एक क्या देखा कि ये आपको ABP बना रहा है, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना रहा है। दूसरा क्या है कि शुक्राणु को पोषण दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है जी? पोषण दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। दो काम देख लिए। जर्म कोशिका का काम क्या है? शुक्राणु बनाना, शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। और लीडिक कोशिका का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन स्रावित करना, यही है ना, यही ना हम बता रहे हैं, यहीं पे तो पूरा घूम रहा है कहानी, यहीं पे पूरा घूम रहा है। अब देखिए यहाँ समझिए, अब शुक्राणु मेरा बन गया है, ये कहाँ बन रहा है? ये सारी घटना किसके अंदर हो रही है? वृषण के अंदर हो रही है। मेन जो है, जो नर का जो जनन है, प्राथमिक जो जनन अंग है वो कौन है? वृषण है। ये सारी प्रक्रिया वृषण के अंदर होती है। लेकिन रिलेशन देखिए कैसे कैसे होता है, डायरेक्ट नहीं है। हमारा मेन जो है ना कंट्रोलिंग जो पावर है मस्तिष्क में, वहां से सब चीज होता है। अगर हम किसी को एक चाटी मार भी रहे हैं, अपने मर्जी से नहीं मारते। जब तक हम मेरा मस्त यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से हमको आग्रह नहीं मिलता कि हम किसी की चाटी चलाए, नहीं चला सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई। ये आपका कहने का मतलब है कि ये वृषण का पूरा कहानी खत्म। कैसे शुक्राणु है पूरा बता दिया, कैसे बना क्या नहीं बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, ये वसा प्रकृति का होता है। वसा प्रकृति का होता है। ठीक है, फैट। देखो वसा मतलब कि किसी का अगर मोटापा जैसे होता है ना, बढ़ जाता है, शरीर बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, तो फैट ही होता है ना। तो इसका जो प्रकृति होता है ना, वसा प्रकृति का होता है, वसा टाइप का ये होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेरॉइड भी बोलते हैं, स्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका यहाँ आपका जो वृषण जो है एक समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? सहायक नलिका। अब सहायक नलिका जैसे ये बन गया शुक्राणु, अब शुक्राणु को हमको ले जाना है, ले जाना है ना उसको। अब किस नलिका के द्वारा ले जाएंगे उसके बारे में इसको अब नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम